नमस्कार दोस्तों। मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट सीटेट क्लासेस। चलिए हम लोग आज जो क्वेश्चन गया था उसका सलूशन देख लेते हैं। सीडीपी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हो सके तो अपने मित्रों में शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ इसको। जो भी सीटेट तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सबके पास पहुँचे ये वीडियो। तो चलिए सीडीपी का क्वेश्चन नंबर करवा रहे हैं 15। क्वेश्चन है 15। एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक अध्यापिका को, एक टीचर को अपने कक्षा कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए। आपको पता है कक्षा कक्ष क्लासरूम में भिन्न भिन्न प्रकार के बालक होते हैं, एक प्रकार के बालक होते नहीं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बालक हैं। मतलब हमेशा समावेशी कक्षा की बात करना है। जो भी कक्षाएं होंगी वो समावेशी होंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के बालक होंगे। तो एक शिक्षक को, एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में, क्लासरूम में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए। क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और उनको सम्मिलित करना चाहिए। क्षेत्रीय मतलब किसी एक क्षेत्र से, क्या उनको सम्मान देना है, किसी एक विशेष क्षेत्र से आ रहे हैं तो। ऑप्शन सी है आर्थिक, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या आर्थिक रूप से मजबूत हैं, केवल उनको सम्मान देना है, उनकी विभिन्नताओं को सम्मान देंगे, उनको सम्मिलित करेंगे केवल। भाषाई, जो किसी एक भाषा से संबंधित है उनको महत्व देंगे, उनकी विभिन्नताओं को सम्मान देंगे, सम्मिलित करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी नंबर, सामाजिक सांस्कृतिक। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा कक्ष में जो सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता वाले बच्चे हैं उनको सम्मान देना है और उनको सम्मिलित करना है। समावेशी कक्षा क्या है भाई? वैसी कक्षा जिसमें विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के बालक, भिन्न भिन्न संस्कृति के बालक एक कक्षा में एक साथ पढ़ते हों और प्रत्येक बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक में क्षेत्रीय भी आएगा, आर्थिक भी आएगा, भाषाई भी आएगा। अलग अलग क्षेत्र के बच्चे हों, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे हों। सामाजिक पृष्ठभूमि मतलब धनी भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, अलग अलग क्षेत्र के भी हो सकते हैं, अलग अलग भाषा से संबंधित हो सकते हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सबसे व्यापक ऑप्शन है बी नंबर, सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं को सम्मान देना है। इसमें जो ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन सी है, जो ऑप्शन डी है, ये तीनों ऑप्शन इंक्लूड हो गया सामाजिक सांस्कृतिक में। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की सामाजिक स्थितियां होगी, संस्कृति होगी, तो उनके सामाजिक आर्थिक चीजों को, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए क्या करना है? सम्मान देना है और सबको एक साथ सम्मिलित करके पढ़ाना है। मतलब 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे, क्वेश्चन 12 नंबर। जहां तक भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार पहले आता है फिर भाषा? विचार पहले, भाषा बाद में, विकास पहले होगा, अधिगम मतलब सीखना बाद में होगा। जीन पियाजे ने कहा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। विकासात्मक, संज्ञानात्मक विकास का अन्य नाम है संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र, विकासात्मक विकास का क्षेत्र, ज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र, बौद्धिक विकास का क्षेत्र या अवस्था का सिद्धांत, अवस्था के सिद्धांत का क्षेत्र का नाम से जानते हैं। 4 अवस्था की बात किया इन्होंने। इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। तीसरा मूर्त या ठोस संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। और चौथा है अमूर्त या औपचारिक
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसका उम्र है 11 से ऊपर, 11 से 15। ये याद रखेंगे। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से ऊपर। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, चौथा अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक। तो जहां तक भाषा और विकास के संबंध है, तो दोनों, वाइगोत्स्की ने भी भाषा विकास के बारे में बताया, विचार के बारे में बताया, जीन पियाजे ने भी बताया, लेकिन जीन पियाजे ने बीबी की बात किया। बीबी मतलब विचार पहले, भाषा बाद में, विकास पहले, अधिगम पहले, बाद में होगा। जीन पियाजे ने बताया कि विकास जो होगा, बच्चे का विकास, वो पहले होता है और सीखना बाद में होता है। विकास पहले मतलब आगे होगा, अधिगम पीछे होगा। विचार पहले आएंगे, उसके बाद भाषा आएगा, जीन पियाजे ने कहा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विचार पहले फिर भाषा, मतलब जीन पियाजे। लेव वाइगोत्स्की इसके ऑपोजिट बोले हैं। उन्होंने बताया नहीं, पहले भाषा उसके बाद विचार, पहले अधिगम तब विकास। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे दोनों। चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन, विकास अनुदैर्ध्य मतलब अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? विकास अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, अधोमुखी। तो विकास का यह सिद्धांत अधोमुखी, अधोमुखी मतलब आधा से बाहर की ओर विकास होता है। अधोगामी बोलते हैं, शीर्षागामी बोलते हैं इसको, अधोगामी बोलते हैं इसको, निकट दूर नियम बोलते हैं, समीप दूर नियम बोलते हैं, केंद्राभिमुख बोलते हैं। 4 नाम याद रखिएगा, निकट दूर नियम, समीप दूर नियम, अधोगामी या अधोमुखी, और चौथा केंद्राभिमुख। मतलब ये सिद्धांत कहता है कि बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की ओर होगा, केंद्र से परिधि की ओर होगा। पहले केंद्र का विकास होगा, उसके बाद केंद्र से बाहर की ओर, परिधि की ओर। मतलब केंद्र मतलब नाभि का विकास पहले, नाभि के नजदीक का विकास पहले होगा, दूर का विकास बाद में होगा। अंगुली का विकास नाभि से नजदीक, अंगुली नहीं है ना, दूर है ना, जबकि ये बाजू, हाथ पहले है, इसके नजदीक है। तो इसके नजदीक मतलब ये भुजा का विकास पहले और अंगुली का विकास बाद में होगा। ये कहता है समीप दूर भिमुखी, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अधोमुखी, समीप दूरमुखी सिद्धांत कहता है कि बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर होता है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही। 13 नंबर, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? यदि एक शिक्षिका है क्लास में, तो बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? जेंडर के संदर्भ में। जेंडर मतलब पता है ना, लड़का लड़की में भेदभाव करना जेंडर है। तो क्या करेंगे, जेंडर को बढ़ाएंगे या लचीला बनाएंगे? आप बताइए। यदि एक शिक्षक है, हम शिक्षक हैं, तो बच्चों को जेंडर के बारे में क्या करेंगे? जेंडर को कठोर बनाना है, जेंडर को बढ़ावा देना है, ताकि लड़का लड़की में भेदभाव किया जा सके, रूढ़िवादिता को बढ़ाया जा सके, पक्षपात को बढ़ाया जा सके। नहीं, इन सारे जेंडर को लचीला बनाना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन के लिए किसको प्रेरित करेंगे? ताकि बच्चे में जेंडर के प्रति जो धारणाएं, गलत धारणाएं बना हुआ है कि लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी, लड़का बाहर का काम करेगा, लड़की घर का काम करेगी, इन चीजों को कम किया जा सके, लचीला बनाया जा सके। इन सारी चीजों को बच्चों को प्रेरित किया जाएगा, बताया जाएगा कि ये चीजें नहीं करना है। मतलब लचीला बनाना मतलब जेंडर को कम करना, रूढ़िवादिता को कम करना। मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है। किसकी मनोदशा? अपनी नहीं, अपनी नहीं, दूसरे की। दूसरी मतलब अपनी सहेली की, अपनी परिवार के सदस्य की।
मनोदशा को समझ लेती है और यथायोग प्रतिक्रिया करती है और समझ करके प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है, मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती है। मनोचिकित्सक मतलब साइकोथेरेपिस्ट बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित करना चाहिए? हावर्ड गार्डनर ने 1983 में बहुबुद्धि बहुआयामी का सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर, बहुआयामी का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर कब दिया? 1983 में। 8 प्रकार की बुद्धि की चर्चा किया। 1983 में 7 प्रकार की बुद्धि की चर्चा किया। 1998 में 8वीं प्रकार की बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि को जोड़ा। नैसर्गिक बुद्धि उसको बोलते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि को नैसर्गिक बुद्धि बोलते हैं, उसको जोड़ दिया 1998 में। और बुद्धि आपको अब पढ़ाना है 8 प्रकार। बुद्धि के बहुत सारे प्रकार है, 9 हैं, किसी किसी बुक में 11 हैं, लेकिन पढ़ाना एनसीईआरटी बुक में 8 प्रकार। और 2 बुद्धि जो है आपको हमेशा समस्याएं उत्पन्न करेगा, एक अंतर्व्यक्तिक, एक अंतर व्यक्ति। यदि आपको समस्याएं हो तुरंत आप इंग्लिश वर्जन में जाइएगा। इंग्लिश वर्जन यदि ना समझ में आए इंग्लिश में जाइएगा। जब अभी आइए देखिए, तो दूसरे की मनोभावों को समझना मतलब अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अंतर्व्यक्तिक। लाइट कट गया, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि मतलब दूसरे की बात करेगा, उसको इंग्लिश में इंटरपर्सनल बोलते हैं। इंटर मतलब दूसरे के बारे में और इंट्रा मतलब खुद के, स्वयं के बारे में। तो यहाँ निशा अपना नहीं, स्वयं की नहीं, अपने सहेलियों और परिवार के सदस्य की मनोदशा को समझ रही है। मतलब इसका आंसर होगा अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी। स्थानिक बुद्धि जो स्थान के बारे में जानकारी रखेगा, जैसे नाविक, पायलट, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, सारे में स्थानिक बुद्धि पाया जाएगा। प्राकृतिक बुद्धि जो प्रकृति के बारे में जानता है, जो पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, पर्वत, जीव जंतु, मतलब प्राकृतिक से जो जुड़ा है, जिसकी जानकारी ज़्यादा रखता है प्रकृति के बारे में, प्रकृतिवादी बुद्धि। किसान, पर्यावरणविद, उनमें पाया जाएगा। धारा प्रवाहिक बुद्धि मतलब जिनमें भाषा का नॉलेज ज़्यादा हो, भाषाई बुद्धि बोलते हैं उसको। धारा प्रवाहिकता बुद्धि, धारा प्रवाह मतलब जिसमें भाषा की नॉलेज ज़्यादा होती है, भाषाई बुद्धि। शाब्दिक बुद्धि बोलते हैं उसको, जिनमें शब्दों की नॉलेज ज़्यादा होती है, शब्दों के संबंधों को समझ पाते हैं, किस शब्द का प्रयोग कहाँ करना है, इसके संबंधों को समझते हैं, भाषा की जानकारी ज़्यादा रखते हैं। जैसे वकील, पत्रकार जो होते हैं, वकील जो होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनमें पाया जाएगा भाषाई बुद्धि। ध्यान रखिएगा। तो 11 नंबर दूसरे की बात है, अपने सहेली की भावनाओं को समझ रही, मनोदशा को समझ रही, परिवार के सदस्यों की मनोदशा, मतलब इसका आंसर होगा बी नंबर, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 19, समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देता है? तो समावेशी शिक्षा समता की बात करता है, इक्विटी की बात करता है। इक्वालिटी समानता की बात नहीं करता, पृथकता की बात नहीं करता, पृथककरण की बात नहीं करता। पृथकीकरण का मतलब होता है अलग अलग करना, इसकी बात नहीं करता। नामीकरण की बात नहीं करता, नामित नहीं करना है। जो समावेशी कक्षा है, शिक्षा है, वो समता की बात करता है। एक होता है एकीकृत शिक्षा, वो समानता की बात करता है। समता का मतलब होता है सभी बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रख करके शिक्षा देना। तो समावेशी शिक्षा सभी बच्चों की बात करता है, सभी बच्चों की आवश्यकता की बात करता है, सभी बच्चों की रुचि की बात करता है। समानता का मतलब होता है सबको एक जैसा, एक समान शिक्षा देना। तो समावेशी शिक्षा में एक समान शिक्षा नहीं दिया जाएगा। समावेशी शिक्षा है क्या भाई? ध्यान रखेंगे। समावेशी शिक्षा क्या भाई? तो वैसी शिक्षा जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बालक एक साथ एक कक्षा में पढ़ते हैं
उसमें गूंगा भी होगा, अंधा भी होगा, बहरा भी होगा, सभी प्रकार के बालक होंगे। सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, सभी की आवश्यकताओं को व्यक्तिगत रूप से ध्यान में रख करके शिक्षण करना समावेशी और समावेशी समता की बात करता है, इक्विटी की बात करता है, ध्यान रखिएगा। 19 का ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विकास वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, क्या कहलाता है? विकास का वह चरण क्या है जब कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य तेजी से किसी विशेष कौशल विशेषता को प्राप्त करता है, उस अवधि को संवेदनशील अवधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जैसे भाषा का संवेदनशील अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, इस अवस्था में जिसका उम्र काल 2 से 6 वर्ष, और इस अवस्था में बच्चे भाषा विकास तीव्र गति से बच्चों का होगा। या जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ये संवेदनशील अवस्था है जिसमें बच्चे का विकास तीव्र गति से तेजी से होगा, वो अवस्था संवेदनशील अवस्था कहलाता है। मतलब तो क्वेश्चन है, विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है कहलाएगा संवेदनशील अवधि। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, डैश और डैश समाजीकरण के द्वितीयक संस्थाएं हैं। समाजीकरण के द्वितीयक विद्यालय बिल्कुल सही है। परिवार द्वितीयक नहीं है, परिवार प्राथमिक है। परिवार प्राथमिक है, जहां परिवार होगा वो कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पे देखेंगे, 1 में भी परिवार है, 2 में भी परिवार है, 3 में भी परिवार है। मतलब यहाँ प्राथमिक पूछा है क्या, द्वितीयक पूछा है ना। विद्यालय द्वितीयक है, जनसंचार द्वितीयक है, ध्यान रखेंगे। धर्म द्वितीयक है, विद्यालय द्वितीयक है, लेकिन परिवार प्राथमिक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विद्यालय और जनसंचार समाजीकरण के द्वितीयक संस्थाएं हैं। 5 का डी नंबर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एनईपी 2020 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है भाई? तो ऑप्शन फर्स्ट, मूल्यांकन के लिए एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। बिल्कुल सही है। एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य कर सके, बच्चे समूह में सीख सके, भूमिका निर्वाह करे, स्वयं से करे, एनईपी 2020 कहता है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव करती है। रचनात्मक से योगात्मक नहीं, योगात्मक से रचनात्मक की बात करती है। एनईपी 2020 रचनात्मक से योगात्मक की ओर नहीं, योगात्मक से रचनात्मक की ओर कहता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या भाई? वैसा मूल्यांकन जो पढ़ाने के दौरान बीच बीच में उसी समय करें, बच्चा कितना सीख पाया है, उसकी कमी को पता लगाया जा सके, उसको दूर किया जा सके। योगात्मक मूल्यांकन क्या है? योगात्मक मूल्यांकन जो साल के अंत में जो मूल्यांकन होगा वो योगात्मक, जो सत्र के अंत में साल के अंत में होगा, योगात्मक कहलाता है। तो एनईपी 2020 कहता है कि पढ़ाने के दौरान बीच बीच में मूल्यांकन हो, साल के अंत की बात नहीं करता। मतलब रचनात्मक से योगात्मक की ओर नहीं, कहता है कि जो योगात्मक साल के अंत में आप मूल्यांकन करते हैं उसको बदल डालिए, योगात्मक से रचनात्मक की ओर आइए आप। मतलब ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। सी नंबर देखिए, एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। एनईपी 2020 स्व आकलन समूह आकलन की बात करता है। और ऑप्शन नंबर डी है, एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। एनईपी 2020 सभी प्रकार के आयामों की बात करता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, भाषाई, सभी प्रकार के व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। मतलब डी नंबर सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो बी ऑप्शन है वो गलत है। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर नहीं, योगात्मक से रचनात्मक की बात करता है।
मतलब बी नंबर सही नहीं है, बी नंबर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, हावर्ड गार्डनर के अनुसार अंतराव्यक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर के अनुसार अंतराव्यक्तिक इंग्लिश में देखेंगे। यदि आपको समझ में ना आए अंतराव्यक्तिक में आप तुरंत आप जाएंगे इंग्लिश वर्जन, और इंग्लिश वर्जन में ध्यान रखिएगा अंतःव्यक्तिक, अंतः मतलब स्वतः, अंतः मतलब स्वतः, स्वयं का। इंग्लिश में इंट्रापर्सनल बोलते हैं। यदि कोई बच्चा अपने खुद की मनोदशा को समझेगा, अपने अनुभव को समझेगा, स्वयं के अनुभव को समझेगा, अंतःव्यक्तिक इंट्रापर्सनल बोलते हैं। और अंतर्व्यक्तिक का मतलब होता है इंटरपर्सनल, दूसरे की भावनाओं को। तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार अंतराव्यक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है? इंग्लिश में ध्यान रखिएगा इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब होता है स्वयं का, इंटर मतलब दूसरे का, इंट्रा मतलब स्वयं का। तो इंट्रापर्सनल की बात है भाई। तो ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक स्थितियों को भली भांति निपटने की क्षमता, नहीं, दूसरों की भाषा, इंट्रा में दूसरों की भाषा नहीं स्वयं की बात होगा। तो बी नंबर गलती है। ऑप्शन सी, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान, बिल्कुल सही है। किसकी? इंट्रापर्सनल में स्वयं की, इंट्रापर्सनल में, अंतर्व्यक्तिक में, अंतराव्यक्तिक में स्वयं की, मतलब ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर। अंतर्व्यक्तिक, अंतर की बोलता, इंटरपर्सनल की बात करता, तो इंटर मतलब होता है दूसरे की भावनाओं को समझना। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में मूल्यांकन का अभिरूप किससे खाली स्थान हो जाना चाहिए? तो योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए। एनईपी 2020 क्या कहता है कि मूल्यांकन का जो अभिरूप होगा, स्वरूप होगा, योगात्मक से रचनात्मक, बिल्कुल सही है। बी, रचनात्मक से योगात्मक। रचनात्मक से योगात्मक की बात नहीं करता, योगात्मक से रचनात्मक की बात करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, होना चाहिए। जो योगात्मक साल के अंत में जो परीक्षा ले रहे हैं उसको हम क्लास में पढ़ाते वक्त बार बार क्लास में ही रचनात्मक। बी नंबर गलत है, रचनात्मक से योगात्मक नहीं। रटने वाली चीजों को अधिगम में परिवर्तन करना है, लर्निंग में, ना कि जो सीखता है उसको रट करके, ये गलत है, सी नंबर। अधिगम से रट कर याद करना नहीं, रट कर याद करता है उसको चेंज करना है, बाबू सीख सके, अधिगम कर सके। तो सी नंबर गलत। लचीला से कठोर नहीं, कठोर से लचीला की बात करता है एनईपी 2020। कहता है कि जो कठोर अनुशासन है, कठोर परीक्षण है मानकीकृत, उसको बदल डालिए और लचीला बनाइए, इसकी नहीं बात करता है। तो यहां लचीला से कठोर ना, अधिगम से रटकर नहीं, रटकर से अधिगम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसकी ओर जाना चाहिए? तो योगात्मक से रचनात्मक की ओर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान रखिएगा, कल भी क्वेश्चन आया था। लॉरेंस गोल्डबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है? अगर वह यह तर्क देता है कि हिंस को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाजत नहीं है, यह हिंस को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। मतलब ये कहता है कि हिंस को चोरी नहीं करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है कि वह जो चीजें हैं, कानून व्यवस्था है, उसको माने, कानून व्यवस्था को तोड़े नहीं। मतलब स्टेज नंबर 4 कानून और व्यवस्था भी अभिमुखता की बात कर रहा है। सजा की बात कहीं है क्या? दंड की बात है इसमें कहीं? कि अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिंस को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह है कि नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाजत नहीं है, तब हिंस को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। यहां न कहीं दंड की बात है
कि बच्चे को चोरी करेगा तो दंड दिया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, ऐसा है क्या? वो तो बच्चा यही नहीं कर रहा है कि किसी को ऐसी करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। मतलब सबको जो नियम कानून है, नियम व्यवस्था है, उसको मानना चाहिए, किसी को तोड़ना नहीं चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। स्टेज 4, जो स्टेज फर्स्ट है वो यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता, स्टेज 2। ऑप्शन सी है सामाजिक अनुबंधन, स्टेज 5। और दंड और आज्ञा पालन, स्टेज नंबर 1। दंड आज्ञा पालन नहीं होगा, कानून व्यवस्था अभिमुखता। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो सामूहिक एकालाप, ध्यान रखिएगा, सामूहिक एकालाप जीन पियाजे ने बताया। सामूहिक एकालाप की धारणा जीन पियाजे ने बताया। इन्होंने बताया कि बच्चे समूह देख करके वाइगोत्स्की मत मारिएगा कि वाइगोत्स्की ने समूह की बात किया, नहीं, सामूहिक एकालाप जीन पियाजे। इन्होंने बताया कि बच्चा समूह में तो सीखेगा, समूह में रहेगा, लेकिन प्रत्येक बच्चा अपना अपना स्वयं से सीखेगा। मतलब एक क्लासरूम में 20 बच्चे समूह में हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चा स्वयं से अपना अपना सीखेगा, पढ़ेगा, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेगा। सामूहिक एकालाप हुआ, और इसकी बात जीन पियाजे ने बताया है। मतलब बिल्कुल ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6 का 1। क्वेश्चन नंबर 106, चलिए ये हिंदी है, तो ये आपका सीडीपी कंप्लीट हुआ। तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि अभी हमारे पास 700 स्टूडेंट्स हैं, 500 भभुआ में, करीब 150 प्लस आपके 500 सासाराम में, करीब 150 प्लस भभुआ में हैं, 50 के करीब डिहरी में है। मतलब 700 बच्चे ऐसे हैं, यदि प्रत्येक बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर भी नहीं करते हैं, किसी को कहते भी नहीं है, सपोर्ट भी यदि आप नहीं करेंगे, केवल अपना सब्सक्राइब कर देंगे, किसी से सब्सक्राइब नहीं करवाएंगे, फिर भी 700 सब्सक्राइबर तो आराम से हो जाएंगे। लेकिन आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। लाइक करने में क्या जाता है ये बताइए? व्यू हो जाता है 2500, 3000, लेकिन सब्सक्राइब 20, 30, 15, 18, 50। तो थोड़ा इससे एनर्जी मिलता है, और क्या। लाइक करने से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। सब्सक्राइब करिए यदि कोई मेहनत कर रहा है आपके लिए, यदि कोई कर रहा है, टाइम निकाल रहा है, जैसे हम आपके लिए कर रहे हैं, आप भी मेरे लिए कर दीजिए थोड़ा सा। ये चीज़ें एक मानवता के नाम से, एक गुरु के नाम से सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार बोल रहे हैं, यदि नहीं है आपके पास, सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो जो ग्रीन कलर का मेरा फोटो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा। मित्रों में शेयर करिए, जितना से ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। चलिए, थैंक यू।